चलो जरा लिखना शुरू करो, ठीक है। पहले हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग 2024 का बोर्ड का पेपर, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम लोग, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक। बोर्ड का पेपर तो नहीं है। अच्छा चलो, ये स्पेसिमेन पेपर भी आ गया है, शायद किसी ने पता नहीं देखा कि नहीं, हमने भी नहीं देखा। 25 का कुछ इसी के क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। चलो भाई ठीक है, रहने देते हैं, वो खोल नहीं रहा है नेट, शायद कुछ गड़बड़ होगा। चलो जरा स्टार्ट करो, लिखो जरा सबसे पहले एक क्वेश्चन, राइट द आउटपुट, राइट द आउटपुट, और फिर इसी का प्रोग्राम भी बनाएंगे, ठीक है। राइट द आउटपुट में ऐसे लिख लो, इंटीजर, इंटीजर शो, इंटीजर के, इंटीजर शो इंटीजर के इफ के इक्वल टू 1 return 0, else if k equal to 2 return 1। और else में ये क्वेश्चन हमने कराया था ऐसा, रिटर्न हमने कह दिया शो k -1 प्लस शो k -2। ये किसी को याद आ रहा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन में क्या किया था हम लोगों ने एक बार? हाँ, इसको एक बार हम लोग फिर से करेंगे, और फिर इसका प्रोग्राम कैसे आता है ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग ने शो में, इसमें शो में हम दे रहे हैं यहाँ पे 5, जरा ये निकालो 5 क्या आएगा, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। एरो एरो बना के लिखना है, कोई वैल्यू इसमें प्रिंट नहीं हो रही है, वैल्यू सीधे सीधे रिटर्न हो रही है। एरो बना के स्टार्टिंग वैल्यू के की 5 है, और वो आगे बढ़ती जाएगी, जिसमें जब दो अगल बगल रिकर्सिव लिखे हो, जिसके पास बड़ी वैल्यू हो उसको कंटिन्यू करना है तुम्हें, जो बड़ी वैल्यू होगी वहां से कंटिन्यू करना है, तो छोटी वैल्यू तो अपने आप मिल ही जाती है। चलो ठीक है, क्या आ रहा आंसर? 3। ओके, आंसर इज 3। नाउ वी विल सी कि क्या आंसर होना चाहिए। किसी और का कुछ आ रहा है क्या? इन्होंने आंसर बोला है 3। अक्षत क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। चलो जरा देखते हैं भाई 3 कैसे आया, और जिसको नहीं आया वो एक बार और देख लो, हम लोग फिर प्रोग्राम बनाएंगे इसके। इसमें जैसे कि वैल्यू हमने के की, इस के की वैल्यू पास की है कितनी इनिशियली? 5। ये 5 पास की है। अब 5 के केस में ये कंडीशन क्या? फॉल्स। ये कंडीशन भी हो गई फॉल्स, ये 1 और 2 में ट्रू होगी, तो यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? लिखेंगे क्या? शो, ये कौन सी वैल्यू बन रही है? 5 - 1 4, यानी एक शो 4 रिकर्सिव कॉल हो रहा है, प्लस यहाँ पे कॉल हो रहा है क्या? शो कितना? 3। अब इनमें हमने बोला कि अगर दो अगल बगल रिकर्सिव लिखे
तो जो जिसके पास बड़ी वैल्यू है, जैसे 4 के पास बड़ी वैल्यू है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे 4 को लेके, यानी अगली वैल्यू के की हमारी बन रही है 4, देन ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये आ गया। तो इस केस में हम लोग को यहाँ पे क्या मिल गया, शो कितना आ गया, ये 3 प्लस शो कितना आ गया 2, शो 3 प्लस शो 2, और इसके बाद आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे मिलेगा तुमको क्या, शो 2 प्लस शो 1। अब यह देखना, जब शो और 2 और 1 लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू के की हो रही है कितनी, 2, जब 2 हो रही है तो उस केस में कंडीशन कौन सी ट्रू हो रही है, ये वाली फॉल्स है बट ये वाली तो ट्रू है ना। जब ये ट्रू है तो ये रिटर्न कर देगा 1। तो यहाँ पे शो 2 में रिटर्न हो गया 1। यहाँ पे क्या रिकर्सिव केस सॉल्व हुआ, क्या देखो, जब रिकर्सिव केस बंद हो जाता है यानी आंसर अब निकाल सकते हैं हम लोग। और आंसर के लिए हमें इसका भी तो आंसर चाहिए, क्योंकि इसका आंसर तो 1 है, इसका आंसर जो होगा वो दोनों प्लस होंगे। और शो 1 अगर वैल्यू होती 1 होती वैल्यू, तो क्या आंसर आता है इसका, 0। तो यहाँ पे शो में क्या हो गया, 0, फाइन। अब इसके बाद इन दोनों का सम आया, 0 प्लस 1 कितना, 1। ये 1 किस में गया, यहाँ पे, यानी 3 का आंसर भी 1 ही है। और इसमें शो 2 का आंसर क्या निकाला था तुमने, यहाँ पे इधर से तुम्हें मिलेगा इसका आंसर तो 1। तो अब ये हो गया हमारा 1 प्लस 1, आंसर बना 2 आंसर है शो 4 का, और शो 3 का आंसर कितना था, 1, तो ये 1 आया, तो 2 प्लस 1 3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इट विल रिटर्न 3, इट विल रिटर्न 3, ठीक है। और इसके नीचे पर्पस लिख लो, पर्पस में लिख लो, क्या बोलेंगे हम लोग, ये नहीं बोलेंगे क्या कि ये फिबोनाची सीरीज प्रिंट कर रही है, सीरीज थोड़ी ना प्रिंट कर रही है, क्या कर रहा है, नहीं, हाँ केथ टर्म, ये जो जैसे अगर फिबोनाची सीरीज होती ना, पहला टर्म होता तो 0 रिटर्न करता, दूसरा टर्म होता तो 1 रिटर्न करता, और नहीं तो ये प्रीवियस 2 टर्म का सम कर रहा है, 1 आया, फिर 1 प्लस 1 2 आया, फिर 2 प्लस 1 क्या आएगा 3। तो ये देखो पांचवा टर्म है, 1 2 3 4 और 5, तो ये पांचवा टर्म रिटर्न कर रही है। तो पर्पस में अगर लिखना लिख लो, रिटर्न्स केथ, KTH करके, रिटर्न्स केथ टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज, रिटर्न्स केथ टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज, फाइन। ये क्वेश्चन है। अब पेपर में क्वेश्चन जो आएगा 2 तरह से आएगा, या तो ये आउटपुट का क्वेश्चन आ जाएगा 5 नंबर का, ठीक है, और अगर आउटपुट का नहीं आएगा तो फिर इसका आएगा प्रोग्राम। तो अब हम लोग इसका बनाएंगे प्रॉपर प्रोग्राम, लिखो जल्दी से, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग फिबोनाची सीरीज, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग Fibonacci series where Fibonacci, ये है Fibonacci series where each term is the sum of its previous 2 terms. Each term is the sum of its previous 2 terms स्टार्टिंग फ्रॉम 0 and 1। और ये कोई जरूरी नहीं है कि पहला टर्म 0 1 होगा, कुछ भी दे सकते हैं वो, वेयर स्टार्टिंग टर्म इज 0 and 1, और फिर इसके बाद नीचे यहाँ पे लिख लिया हमने 0 1 1, पहले 2 टर्म तो 0 और 1 होंगे, और उसके बाद हर एक टर्म अपने अगले प्रीवियस 2 टर्म का सम होगा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 5, और ऐसे चलता जाएगा, हमको n तक जाना है, ठीक, n टर्म्स हैं ये, सॉरी ये n टर्म्स हैं, ये हम लोग को काम करना है। और हमें करना क्या है, अब पूरा स्ट्रक्चर बताया जाएगा कि क्लास का नाम क्या है, फंक्शन का नाम क्या है, तो लिख के चलो साथ में, क्लास फिबो, डेटा मेंबर्स में हमारे 2 डेटा मेंबर्स आ रहे हैं, इंटीजर a और b। मेथड्स में हमने कह दिया यहाँ पे फिबो, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, इसमें लिखना फिबो में लिख लो इट इनिशियलाइज a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1, इट इनिशियलाइज a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1।
इट इनिशलाइज a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, ठीक है, b इक्वल टू 1। फिर आ जाओ void एक्सेप्ट, ये void एक्सेप्ट में लिख लो input number of terms, input number of terms in n, input number of terms in n। और नेक्स्ट में आ गया हम लोग का फंक्शन है void show। एक मिनट, नहीं void show नहीं है अभी हम लोग एक और टर्म लेंगे, इंटीजर फीबो टर्म, फीबो टर्म इंटीजर के, ऐसे फीबो टर्म, यानी ये हमें टर्म देगा जो भी के की वैल्यू होगी। तो इसमें लिख लो रिटर्न्स केथ टर्म ऑफ फीबो सीरीज, रिटर्न्स केथ टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्जन, रिटर्न्स केथ टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्जन। यूजिंग रिकर्जन, और इसके बाद लिख लो यहां पे void show, void show में लिख लो print above Fibonacci series, print above Fibonacci series by invoking Fibo term, print above Fibonacci series by invoking फीबो टर्म, ओपन क्लोज ब्रैकेट, और लास्ट में लिख लो जरा void मेन, लास्ट में आ जाओ void मेन। void मेन में लिख लो, void मेन या ना लिखो, पता है क्या करना है, ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना है, ठीक है। चलो जरा स्टार्ट करो, लिखते चलो, साथ में हम भी लिख रहे हैं, जिसको अगर नहीं आ रहा तो देख के लिख लेना। सबसे पहले तो हम लोग यहां पे शुरू करेंगे किससे, इंपोर्ट से, इंपोर्ट, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टिक। फिर उसके बाद आ गया क्लास, क्लास का नाम इन्होंने दे रखा है क्या, फीबो। फिर हमारे पास दो वेरिएबल आ गए, इंटीजर ए और बी, ये इंटीजर ए और बी, ठीक है। इंटीजर ए और बी के बाद अब शुरू करते हैं हम लोग, पहला फंक्शन हम बनाएंगे कंस्ट्रक्टर, और ये void एक्सेप्ट, इसको जरा बनाओ तो लोग। एक्सेप्ट में कंस्ट्रक्टर में वैल्यू इन्होंने देनी है, कौन कौन सी लेनी है इस बार, नहीं तो हम 0 ले लेते हैं, बट इस बार इन्होंने ब्रैकेट हटाओ, इसको ब्रैकेट बाद में खोलेंगे। void नहीं बनाना, अभी तो कंस्ट्रक्टर बनाओ ना पहले, कंस्ट्रक्टर फीबो ओपन क्लोज ब्रैकेट, उसमें ए को वैल्यू दे दो और बी को वैल्यू दे दो, नहीं गलत कर दो ये यहाँ, अच्छा ठीक है सही है, सेमीकोलन यहाँ लगा देना, ठीक है। एक्सेप्ट में वेरिएबल को दोबारा नहीं डिक्लेयर करेंगे भाई, वेरिएबल तो ग्लोबल डिक्लेयर है ना, इंटीजर एन, उसको बस खाली एन इक्वल टू एच सी डॉट नेक्स्ट लिख देंगे, ठीक है। आगे बनाओ, इसके बाद ये वाला बनाओ void एक्सेप्ट, हाँ क्या चीज, हाँ दो ही हैं, जो सी वगैरह लेंगे नहीं, एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट, एक मिस्टेक हो गई, एक यहाँ पे एन भी ग्लोबल होना चाहिए, ये ए बी और एन, ठीक है, ए बी और एन, क्योंकि एन के बारे में कंस्ट्रक्टर में कुछ नहीं बताया है, तो तुम क्या करोगे, एन को अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, ए बी को बताया तो वो वही लेनी पड़ेगी। तीन वेरिएबल है हमारे टोटल, ए बी ये एन। फिर आ जाओ void एक्सेप्ट में हमें एन की वैल्यू को इनपुट करना है, बट उसके पहले हम लोग को बनाना है कंस्ट्रक्टर फीबो, और इसमें हमने ए को दे दी 0, क्वेश्चन में बोल रहे थे, बी को दे दी 1 और एन को दे दी 0। ये तुम्हारी मर्जी है, इस कैसे भी दे सकते हो, ठीक है। एन को कुछ भी दे दो, और उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट फंक्शन में कह रहे हैं void एक्सेप्ट, void एक्सेप्ट, और void एक्सेप्ट में हम लोग क्या करेंगे,
स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और एक चीज और है, ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट ग्लोबल भी बना सकते हो, जहां पे ये वेरिएबल डिक्लेयर किए ए बी और एन, चाहे तो वहां पे भी लिख सकते हो इस लाइन को, ठीक है। बट होता क्या, एक ही फंक्शन में इनपुट होता है तो हम लोग वहीं पे लिखते हैं, बोर्ड भी ऐसे ही आंसर शीट में देता है तो हमने उसी की तरह से लिखा हुआ है। तो अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट में एसओपीएलएन एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, एंटर नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू नहीं देनी है भाई, ठीक है, केवल एन की वैल्यू देनी है। हम बात इसकी कर रहे थे, क्या इंटीजर एन लिखना सही है कि गलत है? गलत है। क्या सही होगा? हाँ, केवल हम लोग इसको इंटीजर एन लिखेंगे, सॉरी एन कह रहे हैं, इंटीजर एन लिखेंगे। एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये हमें इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे रिकर्सिव के। तो ये हमारा वॉइड एक्सेप्ट में रिकर्सिव फंक्शन चल, इनपुट मतलब सॉरी इनपुट हो गया एन की वैल्यू। अब आ जाओ, अगला फंक्शन क्या है हमारा? अगला फंक्शन है हमारा क्या? फीबो टर्म। अभी अभी हमने बताया ना, इसको अपने आप लिखो। अगर k की वैल्यू 1 है तो रिटर्न 0, 2 है तो रिटर्न 1, और नहीं तो दोनों का सम लिख डालो। जितना पार्ट बिना देख के लिख सकते हो, बिना देख के लिखो, नहीं तो देख के लिख दो। अभी अभी जो किया था वही फंक्शन है ये। हो गया? चलो अब इसको लिख रहे हैं, वैसे तो अभी लिखा ही है तो सभी को अभी याद होगा। इंटीजर फीबो टर्म इंटीजर के, मैच कर लेना आंसर। फीबो टर्म इंटीजर के में हमने कहा अगर के की वैल्यू क्या है 1, अगर के पहला टर्म दे रहा है तो रिटर्न कर देगा 0, आगे जाएगा ही नहीं। और इसके बाद अगर के की वैल्यू है 2, यानी दूसरा टर्म है, अगर दूसरा टर्म है तो उस केस में हमारा बनेगा यहाँ पे रिटर्न 1। दूसरा टर्म क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 बोलते हैं ये, और नहीं तो प्रीवियस 2 टर्म का सम हो जाएगा ना, प्रीवियस 2 टर्म्स। और यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड के साथ लिखना है इसको भी। रिटर्न क्या लिख दिया बोलो? फीबो टर्म k-1 और k-2 दो बार लिखना पड़ेगा, लेकिन फीबो टर्म ऐसे, फीबो टर्म k-1 प्लस फीबो टर्म k-2, ये ऐसे। और इसके बाद ये बंद कर दिया। ये जो भी k की वैल्यू भेजोगे ये वही वाला टर्म रिटर्न करा देगा। 1 भेजा तो पहला टर्म यहाँ से देगा, दूसरा देगा, तीसरा देगा, ऐसा कुछ। अब इसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ वाइड शो। और वाइड शो में हम लोग कर क्या रहे हैं, हमें वो पूरी फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है, ठीक है, फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है। हालांकि इसमें रिकर्सिव से है तो देखा जाए तो उस ए बी का कोई काम नहीं है ना, ए बी कोई काम ही नहीं है वो, क्योंकि उसमें ए और बी चाहिए नहीं, रिकर्सिव से सारा काम हो जाएगा। बट दे दिया तो कोई बात नहीं। वाइड शो नहीं दिया होता तो भी चल जाता काम, वाइड शो। अब देखो इसमें क्या करना है हमको कितने टर्म प्रिंट करने हैं इस सीरीज के, कितने टर्म? n है ना, n टर्म। अगर हमको पहला टर्म प्रिंट करना होगा, हमें पहला टर्म होता है 0, पहला टर्म प्रिंट करना होगा तो हम इस फंक्शन से मांगेंगे पहला टर्म दो, तो हम इस k में वैल्यू क्या भेज देंगे वहां से 1। जब दूसरा टर्म चाहिए होगा तो 2, तीसरा चाहिए तो 3, ऐसे nth टर्म चाहिए तो वहां से n की वैल्यू भेजेंगे k में, और ये nth टर्म रिटर्न करके भेज देगा, और वहां पे इसको प्रिंट कर लेंगे जो भी वो रिटर्न करके भेजेगा। तो क्या करना चाहेंगे कोई बताओ स्टार्टिंग? हाँ, वेरी गुड।
बिल्कुल सही बताया ना। एक हम लोग फॉर लूप लगाएंगे, जो लूप चलेगा कहां से, 1 से लेके n तक, ये 1 से लेके n तक। अब हमें जो टर्म चाहिए ना, हम t में ले लेते हैं, मान लो t में। टर्म कैसे आएगा यहाँ से, ये फंक्शन बताओ, इसको कॉल करोगे ना फिबो टर्म को, तो क्या, हाँ अच्छा एक चीज और हमने बार बार बताया, मेन में ऑब्जेक्ट से कॉल करना है, बाकी जगह डायरेक्ट कॉल कर लेना है, बाकी जगह ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट तो बनाया नहीं हम लोगों ने, तो हम डायरेक्ट कॉल करेंगे। क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे, किसको, फीबो टर्म को। फीबो टर्म ब्रैकेट में क्या, आई, कोई दिक्कत। अब जैसे आई 1 है ना, ये 1 है, तो ये 1 जाके इसमें कॉपी हुआ, इसने क्या रिटर्न कर दिया, पहला टर्म, और वो पहला टर्म किस में आ गया, टी में। फिर जब अगली बार आई 2 होगा तो ये 2 भेजेगा, तो वहां 2 जाएगा, वो दूसरा टर्म भेजेगा इस आई टी में, और इस टी को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते चलेंगे, SOP टी, और एक स्पेस भी दे दी ये, और ये हमने बनाया, बन किया फंक्शन, ये बन किया वाइड शो, और लोकल वेरिएबल को हम यहीं पे डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर आई और टी, 2 टर्म आए हैं। अब इसके बाद जब मेन तुम लोग बनाओ, मेन में ऑब्जेक्ट बनाना है, और ये देखना है तुमको हम किसको कॉल करेंगे। हालांकि ए और बी हम लोग ने फालतू ले लिया, चलो कोई बात नहीं, उससे एक्स्ट्रा लिखा है तो कोई दिक्कत भी नहीं है इससे, नहीं तो ए और बी लेना नहीं चाहिए था वैसे तो। लूप से बनाते तो ए और बी की जरूरत पड़ती। वाइड मेन में पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और फिर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, और फिर फंक्शन कॉल होंगे, ऐसा कुछ करना है। बन गया। चलो ये ठीक है। इसका जब मेन चेक करो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। सबसे पहला इसको वाइड मेन मत लिखना, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखने की कोशिश करना। ये कभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या फर्क पड़ता है। बताओ पहला काम क्या करें इसके अंदर, सबसे अंदर पहले इसका काम करें हम लोग, ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे ऐसे फीबो, फीबो ओबीजे इक्वल टू न्यू फीबो, न्यू फीबो। यहाँ पे हमने दे दिया 5, क्या ये सही है गलत है, बोलो कोई। यहाँ पे हमने ऐसे ऑब्जेक्ट बनाया, पास कर दी वैल्यू 5, क्या सही है गलत है। ऐसा कब करेंगे बोलो,
जब कंस्ट्रक्टर हमारा पैरामीटराइज होगा, तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर तो पैरामीटराइज नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। अब किस फंक्शन की पहले जरूरत पड़ेगी बोलो? कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो गया, उसके बाद पहले पड़ेगी एक्सेप्ट की, तो हमने कहा ओबीजे डॉट एक्सेप्ट। इसके बाद किसकी जरूरत पड़ेगी? शो की। बाकी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओबीजे डॉट शो। और यहाँ पे हमने बंद कर दिया ये, और ये बंद कर दिया ये, और इस तरह से हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? चलो यहाँ पे एक जरा नेक्स्ट फंक्शन आ जाओ। नेक्स्ट में लिखो जरा, राइट द आउटपुट, राइट द आउटपुट, और राइट द आउटपुट के बाद जब इसका आउटपुट निकाल के दिखाओ, फिर इसके बाद हम लोग बनाएंगे प्रोग्राम। तो इसका हमने दे दिया कैल्क इंटीजर, इंटीजर एन कॉमा इंटीजर पी, ऐसे दे दिया इस बार, इंटीजर एन कॉमा इंटीजर पी। उसके बाद हमने यहाँ पे कह दिया इफ एन की वैल्यू है 0, तो हम कह रहे हैं इनसे कि रिटर्न कर दो 0, नहीं तो रिटर्न करो एल्स में रिटर्न इंटीजर मैथ डॉट पाओ, रिटर्न इंटीजर मैथ डॉट पाओ, और ब्रैकेट में हमने दे दिया यहाँ पे पाओ n mod 10, n mod 10 कॉमा p। n कॉमा p प्लस कैल्क n डिवाइडेड बाई 10 कॉमा p माइनस p माइनस कर दिया हम लोगों ने, मान लेते हैं p माइनस 1। चलो अच्छा ठीक, ये p माइनस 1, और ये फंक्शन कर दिया बंद। और इसमें जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो हम कह रहे हैं ये करनी है कैल्क, ठीक है, कैल्क 139 कॉमा इसकी वैल्यू पास कर रहे हैं हम लोग 3, कैल्क 139 कॉमा 3। तो जब बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? देखते हैं इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। और इसमें कंफ्यूजन क्यों आ रहा है सुनो जा भाई, बातें एक मिनट बंद कर दो। इधर देखो, इसमें हम लोग एरो बना के ऐसे लिखोगे तो आंसर क्या है, गलत होगा नहीं, कहीं पे गड़बड़ हो रहा है। क्या हमने वैल्यू पास की 139 कॉमा 3 ऐसे। अब देखो यहाँ पे ये कंडीशन तो है हमारी फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स है, तो हम लोग यहाँ पे पहुंचे और ये हमारा क्या बना, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है n mod 10, क्या लिखा है n mod 10 हो गया हमारा 9 की पावर कितना 3। तो यानी ये हुआ, हम लोग ने इस केस में ये हुआ। और क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न करता हमारी डबल, तो हमने डबल को कर दिया टाइप कास्टिंग इंटीजर, तो यानी जो भी वैल्यू होगी वो इंटीजर में आएगी। तो यहाँ पे आ गया 9 की पावर 3 फिलहाल के लिए। और यहाँ पे ये आगे रिकर्सिव फंक्शन लेके बढ़ा, कैल्क कितना लेके बढ़ा, अगली बार कितना हो जाएगा 13,2, ये चले 13,2, 13,2 में भी ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे पहुंचोगे। अभी क्या बनेगा 3 की पावर कितना, ये 3 निकला, 13 है ना, 13 में mod 10 किया तो ये 3 निकला, और ये पावर हमारी वैल्यू है 2, तो ये हो गई 3 की पावर 2 प्लस कैल्क कितना 1,1, ऐसे ही तो हुआ ना 1,1। इसके बाद 1,1 लेके जब चले हैं तो यहाँ पे अब क्या आया बताओ, 1 mod 10 कितना होता है 1,10 1, तो ये 1 हो गया। तो हमने यहाँ पे बोला क्या कैल्क नहीं,
अच्छा ये तो अभी स्टोर भी तो होगा, तब रिकर्सिव तो बाद में कॉल होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिखा 1 की पावर 1 प्लस, और इसके बाद कैल्क क्या लेके गया होगा, हाँ ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10 0, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पे हो गया 0 कॉमा 0। अब 0 कॉमा 0 में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे 0 कॉमा 0 में, तो यहाँ पे ये कंडीशन हो गई क्या, ट्रू, और इसने रिटर्न क्या कर दिया 0। अब यहाँ पे जरा देख लो क्या बनता है आंसर। तो 0 इसका आंसर है, ये 1 की पावर 1 होता है 1, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया 1। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ रहा है 1। अब इसका ये कितना लिखा हुआ है भाई 9 प्लस इसका आंसर है 1, 9 प्लस 1 10, ये 10 आया। और इसके बाद ये कितना हो गया हमारा 9 इंटू 9 कितना आ रहा है 729। तो ये 729 और प्लस 10 बिल्कुल सही है। तो हम लोग बोलेंगे इट विल रिटर्न 739, ये आंसर आ रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलो अब आ जाओ जरा, इसके बाद एक बोर्ड का क्वेश्चन देखो जरा, एक बोर्ड का क्वेश्चन। हाँ इसका पर्पस, इसका ये हमने ऐसे रैंडमली दिया था, अगर इसका पर्पस लिखे हैं तो देखो क्या हो रहा है, जरा गेस करो इसमें। देखो क्या हो रहा है, जब ये आखिरी डिजिट निकल रहा है तो उसकी पोजीशन, उसकी पावर कौन बन रहा है 3। जब सेकेंड वाला डिजिट निकल रहा है तो उसकी पावर कौन बन रहा है 2। 1 निकला तो 1, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, हर जैसे 139 है ना 139, इसमें क्या हो रहा है हर डिजिट की, जैसे इसकी 1, इसको हम 1 माने, इसको 2 माने, इसको क्या माने 3, पोजीशन अगर मान ले तो क्या हो रहा है सम हो रहा है, हर एक डिजिट की पावर हो रही कौन, उसकी पोजीशन, और उसका सम रिटर्न कर रहा है। तो लिख लो पर्पस इसमें, इट रिटर्न्स sum of each digit powered by its position. It returns sum of each digit powered by its position, ठीक है, powered by its position। अगले में जरा क्वेश्चन में लिखो, A number is called perfect number, ये 2000 आई थिंक 19 में आया था या 18 में आया था, ठीक है। A number is called perfect number if sum of its factors excluding itself is equal to number itself। Sum of factors excluding itself is equal to number itself, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल जरा देखना, 6 के फैक्टर का सम निकालो, क्या आएगा बताओ। हाँ इसका फैक्टर कौन होता है 1 होता है, फिर क्या होता है 2 होता है, और फिर क्या होता है 3। 6 लेंगे क्या इसमें, इस क्वेश्चन में 6 लोगे क्या, नहीं, क्योंकि बोला गया ना एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, तो 6 नहीं लेना है। तो सम ऑफ फैक्टर कितना आ रहा है 6, तो जो 6 है वो ओरिजिनल नंबर के बराबर है, तो ये परफेक्ट नंबर है, सही है। अब एक जगह में छोटा सा काम करके दिखाओ, 28 को चेक करके दिखाओ परफेक्ट है कि नहीं, इसी लॉजिक से। सम ऑफ फैक्टर इक्वल वाला फैक्टर नहीं लेना है। हाँ नहीं है, चलो और कोई कह रहा है, किसी के अकॉर्डिंग नहीं है, चलो भाई, हाँ चलो भाई, एक लोग कह रहे हैं, जरा दोबारा चेक करो, है भाई ये भी परफेक्ट नंबर है। कैसे परफेक्ट नंबर है, देखो इसका पहला फैक्टर तो 1 होगा, फिर होगा 2, फिर होगा क्या 4 होगा, फिर 7 होगा, फिर 14, उसके बाद 28 होगा, वो हमें लेना नहीं है। और इसका जब सम कर रहे हैं तो 28 आ रहा है, 28 आ रहा है, तो ये हमारा परफेक्ट नंबर बन रहा है। क्लियर हुआ, चलो तो अब आ जाओ हम लोग इसका क्वेश्चन लिखेंगे। अब जैसे बोर्ड में ही आया था ना, तो रिकर्सिव से आया तो कॉलिंग करके आया था, तो लिखते चलो साथ में।
इस बार हम लोग कंस्ट्रक्टर जो ले रहे हैं वो पैरामीटराइज ले रहे हैं, ठीक है। परफेक्ट इंटीजर या ऐसे दे देंगे क्वेश्चन में, और नहीं तो ऐसे डॉट 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 दे देंगे और यहाँ पे लिख लेंगे, इसके आगे लिख लो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इसके आगे लिख लोगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ वॉइड गेट नम। वॉइड गेट नम में हमें क्या करना है, इनपुट करना है नम, जो नम की वैल्यू है वो हमको इनपुट करनी है वॉइड गेट में। फिर नेक्स्ट फंक्शन में आ जाओ इंट सम फैक्टर, और यहां पे हमने दे दिया इंटीजर आई, सम फैक्टर इंटीजर आई। इसमें लिख लो रिटर्न्स सम ऑफ फैक्टर्स यूजिंग रिकर्जन, रिटर्न्स सम ऑफ फैक्टर्स यूजिंग रिकर्जन। और इसके बाद एक और फंक्शन है बूलियन चेक, बूलियन चेक में लिख लो रिटर्न्स ट्रू इफ num is perfect, returns true if num is perfect, otherwise returns false, returns true if num is perfect, otherwise returns false, otherwise returns false। और इसके बाद लास्ट में हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, void main, वाइड मेन में हमें पता है क्या होने वाला है, तो ठीक है। फिर एक बार इस बार कोशिश करना गलत ना बने, इस बार यहां तक लिखो गेट नम तक, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे गेट नम तक। ठीक है, एक बार देखना यहाँ पे क्लास का नाम परफेक्ट ब्रैकेट ये बना दिया तुमने, उसके बाद ये बना दिया, अब ये बनाएंगे। इस बार कंस्ट्रक्टर हमारा कैसा हो रहा है, देखो पैरामीटराइज, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, परफेक्ट, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या करेंगे, इंटीजर नम लिखेंगे क्या, हाँ इंटीजर नम के अलावा कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। हमने एन ले लिया मान लो, और इसके बाद अगली कंस्ट्रक्टर में क्या लिखने वाले हैं, नम इक्वल टू एन, और ये बंद कर दिया हम लोगों ने, सही है। नम इक्वल टू एन, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ वाइड गेट नम, और इस फंक्शन में हमें फिर से वही सब काम करना है, स्कैनर एंटर अ नंबर, जिस नंबर को हमें परफेक्ट चेक करना है ये वो नंबर हम इनपुट करेंगे नम में, एन नहीं लेंगे हम लोग, चेक कर लेना किसी ने अगर एन लिया है तो गलत है भाई, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल तो नम है, और ये फंक्शन हो गया बंद, ठीक है। ये हमारा फंक्शन हो गया बंद, गेट नम तक हम पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद अगला फंक्शन हमारा क्या है, सम फैक्टर, ये जो है फैक्टर का सम रिटर्न करेगा, ठीक है, सम रिटर्न। और दो चीजें बोर्ड में, दो चीजें होती है, कभी कभी बोर्ड में यहाँ पे कोई ग्लोबल वेरिएबल तुमको दे देंगे सम, तो उसमें सम निकाल के रिटर्न कर दो, बट जब ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल नहीं दिया है, इसका मतलब सारा काम किस में हुआ होगा, स्टैक में। जैसे स्टैक में ऐसा होता है ना कि ये 2 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया, तो क्या होगा ये सम, और जब खत्म होता है ये यही नंबर ऐड होके रिटर्न कर देते हैं, तो वो यहाँ पे फैक्टर ऐसे ऐड हो रहे होंगे। अगर फैक्टर होगा तो, फैक्टर नहीं होगा नंबर तो फिर हम लोग रिटर्न ये नहीं ऐड कर रहे होंगे। तो अब इसको जो हम लोग लिख के देखते हैं कि क्या ये बोला जा रहा है, इंट सम फैक्टर है, इंट और इंटीजर आई दे दिया। कोई बताना चाहेगा कैसे स्टार्ट करें? नहीं भाई, ये रिकर्सिव है, रिकर्सिव में कभी लूप तो इस्तेमाल ही नहीं करना है। हाँ नहीं, हमें पहले चेक करना पड़ेगा क्या ये आई, क्योंकि आई बढ़ेगा ना, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। पहला फैक्टर नंबर का क्या होता है, आई, तो इसका मतलब है इसमें हमने कौन सी वैल्यू भेजी होगी, 1। पहला फैक्टर जो होता है
किसी वो 1 होता है, तो इसका अलावा हम लोग जहां पे भी कॉल करेंगे वहां पे 1 भेजेंगे। और ये कब तक काम होगा, जब तक आई क्या रहेगा, n से छोटा रहेगा ना। और इक्वल तो लगाएंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ अगर i लेस देन नम है, यानी इसका मतलब है अगर i लेस देन नम है तो ये फैक्टर हो सकता है। याद करो लूप में क्या करते थे, i इक्वल टू 1, ये इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट हो गया वहां पे, फिर कंडीशन लगाते थे ना, i लेस देन क्या, नम, ऐसे तो कहते थे। ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी तो यहाँ पे फैक्टर चेक करोगे, अगर ये फैक्टर होगा i तभी ये फैक्टर चेक होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ अब इसके बाद, अब ये तो चेक हो रहा है क्या i फैक्टर हो सकता है, हो सकता है, मान लो अगर ये ट्रू है तो हम ये चेक करेंगे क्या एग्जैक्टली ये फैक्टर है क्या, इफ क्या, नम मॉड i इक्वल टू क्या 0। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है, हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये हम लोग का इनिशियली 1 होगा, कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे अगर फैक्टर है तो करें क्या बताओ, अगर फैक्टर है तो क्या करना है बोलो, सम करना है ना। और कोई यहाँ पे वो नहीं चल रहा है s इक्वल टू एस प्लस आई वाला लॉजिक है नहीं, क्या करें, हाँ वेरी गुड, हम लोग यहाँ पे वापस आ जाएं और इसके इस i को एक जगह पे स्टोर कर लें स्टैक में। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, रिटर्न कितना, रिटर्न i, वेरी गुड, प्लस, और अगली बार भी तो जाना है हमको, अगले बार के लिए, अगली बार यहाँ पे क्या फैक्टर क्या फिर से 1 बना रहेगा क्या, i प्लस 1। तो कैसे लिखेंगे, सम फैक्टर, ये लिखेंगे सम फैक्टर i प्लस 1, सही है। और उसके बाद लेकिन हो सकता है i नाम से जैसे 6 है मान लो और ये है 1, हो सकता है ये तो छोटा है लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे ये फैक्टर हो ही ना उसका, ये भी हो सकता है कि फैक्टर ना हो, जैसे कभी ना कभी i4 होगा ना, 4 होगा, i4 कंडीशन ट्रू, अंदर आ गए हम लोग, क्या ये कंडीशन ट्रू होगी क्या, नहीं होगी, तब क्या करोगे, क्या बंद कर दोगे रिकर्सिव को क्या, हाँ वेरी गुड, तब क्या करोगे, वह अगले फैक्टर पे जाओगे लेकिन फैक्टर को सम नहीं करोगे, समझ में आया। तो यहाँ पे सम नहीं करोगे तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसके एल्स में, जब फैक्टर नहीं एल्स में क्या, रिटर्न, बोलो कोई, हम i प्लस करेंगे इस बार क्या, i प्लस करेंगे क्या, नहीं, फैक्टर का ऐड सम नहीं करना है तो हम सीधे सीधे लिख देंगे क्या, सम फैक्टर, और फैक्टर को 1 बढ़ा देंगे, ये कर देंगे। और इसके बाद ये हमने इसका बंद कर दिया, क्या हम इसको ऐसे छोड़ सकते हैं क्या, प्रोग्राम सही है, क्यों, क्या गड़बड़ है, मान लो ये कभी ना कभी जैसे ये हो जाएगा क्या 6, कभी ना कभी 6 होगा, कंडीशन ये वाली क्या हो जाएगी, फॉल्स, तो फिर ये पूरा खत्म हो गया, प्रोग्राम खत्म तो हो गया ना, नहीं छोड़ सकते। रीजन ये आ जाएगा क्या, मिसिंग रिटर्न, अगर यहाँ पे वॉइड लगा होता तब तो तुम सही बोल रहे थे, बट यहाँ पे रिटर्न है, वो कह रहा कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना ही पड़ेगा। तो जब हमें कुछ भी रिटर्न करना है और जरूरत थी नहीं तो हम क्या रिटर्न कर देते हैं, 0, और चाहे तो एल्स में लिख दो और चाहे तो डायरेक्टली लिख दो ऐसे क्या, रिटर्न 0। इसको अभी हम लोग एक बार डायरन भी करके देखेंगे अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो, समझ में आई यहाँ पे, नहीं अरे नहीं, ये हम लोग फंक्शन लिखते हैं, ये इनिशियल वैल्यू कब आएगी बोले कोई, जब कहीं ना कहीं कॉल होगा ना, वहां से हम 1 भेज देंगे, ठीक है ना, वो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये 1 भेजी जाएगी वहां से, वहां पे ध्यान रखना है। अब अच्छा इसमें एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या ये सम ऑफ फैक्टर रिटर्न भी कर रहा है कि नहीं, वैल्यू हम ले लेते हैं इसकी कितनी 1 है और नम की वैल्यू ले लेते हैं 6, जरा देखते हैं, बस 1 मिनट लगेगा। नम की आई की वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं 1 और नम की वैल्यू मान लेते हैं 6। अब जब अंदर में ये कंडीशन क्या होगी, पहली बार में ट्रू, तो तुम अंदर आ गए, ये वाली ये भी ट्रू है ना, जब ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है तो इसका मतलब है ये चलेगा। तो हम जब लिखेंगे सम फैक्टर में जब हमने 1 भेजा तो ये ट्रू थी ये भी ट्रू थी, तो यहाँ पे क्या बन गया ये बताओ, क्या बन गया ये आई भी तो प्लस हो रहा है और आई कितना है हमारा 1, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एरो बना के 1 प्लस सम फैक्टर कितना 2। अब 2 लेके गए, वापस हम गए 2 लेके, 2 ये 2 सही है। अब यहाँ पे आ गए, क्या ये डिवाइड कर देगा 2 नम को 6 को कर देगा, तो फिर से यहाँ पे ये 2 स्टोर होगा, 2 प्लस क्या सम फैक्टर 3। जब 3 में गए यहाँ पे वैल्यू लेके चले गए 3 में क्या होगा ये बोलो, 3 में क्या होगा, ट्रू होगा, ट्रू होगा भाई, 6 मॉड 3 अभी भी ट्रू है। जब ये ट्रू है तो हम लोग यहाँ पे आ गए, ये वाली लाइन चली, क्या बना इसमें बोलो,
3 प्लस सम फैक्टर कितना 4। अब जरा देखना 4 में क्या हुआ, जब 4 लेके गए ये तो फैक्टर तो हो सकता है, अभी चेक नहीं किया है कि नहीं, और यहाँ पे ये कंडीशन क्या फॉल्स, और जब फॉल्स होगा तो क्या होगा, यानी ये फैक्टर स्टोर नहीं हो रहा है ना, लेकिन अगले फैक्टर को चल रहा है। अब समझ में आ गया, तो ये जो है लास्ट में 3 to 1 का सम आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से करके देख लोगे तो, और इसका इस फंक्शन का अगर हम बोले कि कोई पर्पस बताओ तो क्या बताओगे इसका, इस फंक्शन का क्या खाली इतना दिया होता अगर तो, हाँ सम ऑफ फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, यही होता है ना सम ऑफ फैक्टर्स। चाहे तो साइड में ऐसे, साइड में इस तरह से ऐसे करके लिख लो, ये यहाँ पे जैसे साइड है ना ये ऐसे करके यहाँ पे साइड में लिख लो, चाहे तो रिटर्न सम ऑफ फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग, अगला फंक्शन है हमारा बूलियन चेक। बूलियन चेक चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे बूलियन चेक। कोई पैरामीटर नहीं है, इसका मतलब काम हो रहा है हमारे ग्लोबल वेरिएबल नम पे। इसमें क्या करोगे, हमें केवल इसमें ये करना है, एक तो इसको कॉल करना है सम फैक्टर को, हाँ, और हमें सम फैक्टर को कॉल करके चेक करना है कि ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं। तो अगर परफेक्ट नंबर 6 को चेक करना है तो तुम्हें सबसे पहले इसके सम का फैक्टर चाहिए होगा ना, वो कहां से आएगा, इस वाले फंक्शन से। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया इंट s इक्वल टू क्या, बोलो इंट s इक्वल टू क्या, कोई बताएगा हमें सम फैक्टर का सम कौन, ये वाला देगा ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे सम फैक्टर, और हाँ बोलो, नहीं बिल्कुल नहीं लगेगा, यही तो रिकर्सिव में है, ठीक है। लूप क्यों लगेगा, हमें एक नंबर है नम, उसको चेक करना है परफेक्ट है कि नहीं, और परफेक्ट चेक करने के लिए हमें सम फैक्टर और n की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, ऐसे तो बोलेंगे। तो हमें सम ऑफ फैक्टर कौन दे देगा, ये, और ठीक है, तो हमने लिखा सम फैक्टर क्या पास करें यहाँ पे n नम, सही है गलत है, बोलो भाई गलत है, क्या पास करोगे 1, आई नहीं भाई 1, हमें इस आई को क्या वैल्यू पहुंचानी थी पहली 1, तो वो यहाँ से हम पास कर देंगे जो भी वैल्यू हमको पहुंचानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 1, ये अब ये 1 जाएगा, सारा काम करके सम में आ जाएगा। अब इसके बाद अगली लाइन बोल दे कोई, क्या आएगा, सम आ गया ना, इफ क्या क्या बराबर हो जाए, अगर s बराबर हो जाए किसके, नम के, वेरी गुड, या नम इक्वल टू s हो तो प्रिंट अभी भी नहीं करना है हमको, रिटर्न कराना है ना। तो हमने यहाँ पे बोल दिया क्या, रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स, रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स, ये हो गया, ठीक है, एल्स रिटर्न फॉल्स। और इसके बाद ये फंक्शन कर दिया हमने बंद, ये फंक्शन भी बंद हो गया, रिटर्न ट्रू रिटर्न फॉल्स। अब फाइनली आ जाओ मेन में, और जब मेन तुम लोग अपने आप ट्राई करो फिर हम बताते हैं। अब देखना इसमें मेन फंक्शन में क्या करना होगा, मेन में हम लोग सबसे पहले तो वही करेंगे क्या, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये लिखा। पहला काम बोलो कोई क्या करोगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे ना। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने लिखा क्या, परफेक्ट obj इक्वल टू न्यू परफेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बना दिया परफेक्ट, ये, और इसमें ये सही है गलत है, गलत है। इस बार हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो कुछ भी चाहे पास कर दो, चाहे 0 ही पास कर दो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी पास कर दो। और अब किस फंक्शन को कॉल करोगे इसके बाद, किस फंक्शन की जरूरत है भाई, गेट नम की। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, obj डॉट गेट नम, obj डॉट गेट नम, ये हो गया गेट नम। अब किसकी जरूरत है, चेक,
अब यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे चेक को, और जब यहाँ पे चेक को कॉल करेंगे तो लिखेंगे क्या, obj डॉट चेक नॉन पैरामीटराइज था। ये सही है गलत है? गलत है। क्या गलत है भाई? ये जो चेक है हमारा, ये रिटर्निंग फंक्शन है ना। चेक क्या रिटर्न कर रहा है वहां से, ट्रू या फॉल्स। तो हमें यहाँ पे इक्वल टू में एक बुलियन टाइप का वेरिएबल लेना पड़ेगा। हमने कहा बुलियन ch, कोई भी नाम का ले लो। इस ch में क्या क्या आ सकता है वहां से, ट्रू या फॉल्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इफ ch इक्वल टू ट्रू, इफ ch इक्वल टू ट्रू, SOPLN परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर ये, और एल्स में नॉट परफेक्ट नंबर, नॉट परफेक्ट नंबर, ये ऐसे। और ये बन क्या, ये इसके बाद वाइड में, ये वाइड मेन बन गया और क्लास बन की। समझ में आ रहा है ये? तो अभी ये एक फंक्शन होता है जो हमारा मेन होता है, बाकी सब तो वही पुरानी चीजें कर सकता है, इंपोर्ट मेन ये सब तो कर ही लोगे अभी मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो बस इतने रख लो अभी। फिर अगली बार हम थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन देखेंगे, और फिर स्ट्रिंग के आएंगे इसमें क्वेश्चन, फिर एरे के क्वेश्चन आएंगे, फिर जाके ये खत्म होगा।